हाँ, तो हमने बात की थी सिनेप्स की। अब हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के सिनेप्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेप्स क्या क्या होते हैं, राइट। जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो सिनेप्स विभिन्न प्रकार की हो सकते हैं। नंबर 1, एक्सोसोमैटिक। इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि ये इसका कार्य क्या है, राइट। एक्सोसोमैटिक सिनेप्स है, इसका मतलब पहले वाले का एक्सॉन भाग, दूसरे वाले का सोमा भाग, ये दोनों आपस में मिलकर एक सिनेप्स का निर्माण करते हैं, जिसे हम एक्सोसोमैटिक सिनेप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी होगी, एक्सॉन की, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या झिल्ली किसकी होगी, सोमा भाग की, साइटोन भाग, या फिर जिसे हम पेरिकेलियम के नाम से भी जानते हैं। जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं ब्रेन में जो सेरेब्रल पोर्शन प्रेजेंट होता है, सेरेब्रल भाग में ये उपस्थित रह सकते हैं, और पुरकिंजे फाइबर जो हार्ट में उपस्थित रहते हैं वहां पर, राइट। इस तरह से ब्रेन के भी हम बोल सकते हैं बास्केट सेल्स कुछ होते हैं, वहां पर इस प्रकार के फाइबर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो सेकेंड आता है इसका प्रकार एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स। एक्सोडेंड्रिटिक है मतलब पहले वाले न्यूरॉन का एक्सॉन भाग और दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट भाग, ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। तो प्री सिनेप्टिक झिल्ली एक्सॉन की होगी, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली डेंड्राइट की उपस्थित रहेगी। वहीं हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की, तो यहाँ में भी हम ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रखते हैं और पुरकिंजे फाइबर को रखते हैं, ठीक है। थर्ड प्रकार के आते हैं हमारे पास एक्सोएक्सोनिक। नाम से ही पता चल रहा है कि पहले वाले का भी एक्सॉन ही है भाग, दूसरे वाले का भी एक्सॉन भाग ही उपस्थित है। मतलब पहले वाले का प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी एक्सॉन की, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी एक्सॉन की ही उपस्थित है, और इस तरह से एक्सोएक्सोनिक भाग सिनेप्स बनाता है, तो उनके बीच का स्थल सिनेप्स कहलाता है। तो इस तरह से 3 टाइप के सिनेप्स हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिनेप्स के कैरेक्टर्स की, सिनेप्स के क्या लक्षण हो सकते हैं, ऑलराइट। नंबर 1 अगर हम बात करें कैरेक्टर्स में, लक्षण में, तो इनमें लॉ ऑफ कंडक्शन होता है। मीन्स ये जितने भी इन तक संप्रेषण आ रहे हैं उनको आगे की तरफ कंडक्ट करने का कार्य करते हैं, जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ कंडक्शन। अपने आप तक नहीं रख के आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं संप्रेषण को, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंडक्शन। सेकेंडली हम बात करेंगे तो इनमें डाइवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिसका कारण, जिसका अर्थ क्या हुआ कि डाइवर्ज मतलब एक संप्रेषण को बहुत ज़्यादा डाइवर्ज करके पूरे डेंड्राइट भाग में पहुंचा सकते हैं, और इसका मतलब ये भी हुआ कि एक जगह से पूरी बॉडी की तरफ संप्रेषण को ले जा रहे हैं। वहीं कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे संप्रेषण मिलकर एक भाग तक आ रहे हैं, ब्रेन तक आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक जगह पे इकट्ठा होना और एक जगह से बहुत सारी जगह पर जाना। डाइवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कॉन्वर्जेंस, ठीक है।
कॉन्वर्ज करके ब्रेन तक ले जाते हैं ये, और यहाँ पर डाइवर्जेंस की बात करें तो बहुत सारे एरियाज तक ले जाते हैं, राइट। थर्डली हम बात करें तो समेशन की प्रॉपर्टी भी होती है। कई बार हम देखते हैं कि इनमें साइनैप्स सम भी कर देते हैं, समेशन भी यहाँ पर प्रॉपर्टी देखी जाती है। इसी के साथ साथ इंटीग्रेशन भी हम यहाँ पर देखते हैं, कई ज्यादा संवेग भी यहाँ पर दे दिए जाते हैं, तो समेशन एंड इंटीग्रेशन। वही अगर हम बात करें जो कार्य क्षमता होती है उसको भी प्रभावित कर सकते हैं, कार्य क्षमता को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे वर्क एफिशिएंसी, उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये डिले भी कर सकते हैं, किसी संप्रेषण को हम बोल सकते हैं वहां पर रोक कर रखें और फिर थोड़ी देर बाद उस संप्रेषण को भेजें। तो ये भी इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि रोक के रखकर डिले, थोड़ा लेट करना, जिससे संप्रेषण लेट पहुंचे आगे की तरफ, ठीक है। इसी के साथ इनमें हम फेटिंग वाली चीज भी देखते हैं कि ये जो है सिनैप्स यहाँ पर फेटिंग भी होती है, जिसे हम सिनैप्स फेटिंग के नाम से जानते हैं। फेटिंग का अर्थ हुआ कि वो थक गए हैं, यहाँ पर सिनैप्स में थकान हो गई है, इसलिए उनका फंक्शन थोड़ी देर के लिए रुक गया है, तो इसको हम बोलते हैं फेटिग। और ये मोस्टली थकान के कारण नहीं होता, एसिटाइलकोलिन के कारण होता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि फेटिग कैसे होता है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्मली कि ये सभी कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिनैप्टिक ट्रांसमिशन। इस सिनैप्स से आगे कैसे जो नर्व्स हैं वो जाते हैं, सिनैप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है। ये दो प्रकार का होगा, एक हम बात करेंगे केमिकल ट्रांसमिशन, दूसरे की हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इसी को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। केमिकल ट्रांसमिशन में केमिकल के द्वारा यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है, राइट। तो जैसे अगर सपोज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये है आशय, इसके अंदर एसिटाइलकोलिन आशय प्रेजेंट होंगे, ये है हमारा टर्मिनल भाग, ठीक है, टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन, ठीक है। इसको हमने सिर्फ एक बड़ा कर स्ट्रक्चर में दिखाया, बहुत सारे टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, सिर्फ हम एक लार्ज स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वर्क होता होगा। और ये हम बात करते हैं यहाँ पर डेंड्राइट पार्ट की, राइट, डेंड्राइट, ठीक है। इसके बीच में प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन भी से हम बोलते हैं, पहले वाला है क्योंकि, ठीक है। और इसको नीचे वाले को हम बोल सकते हैं पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनैप्टिक झिल्ली, ठीक है। ये पार्ट डेंड्राइट का है और ये एक्सॉन का लास्ट पार्ट है। ये यहाँ पर आशय उपस्थित है, एसिटाइलकोलिन जिनमें भरा हुआ है, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं सिनैप्टिक वेसिकल, राइट। अब क्या होगा, इनके बीच में, दोनों के बीच में एक फ्लूइड उपस्थित रहता है जिसको हम बोलते हैं उत्तकीय द्रव या टिश्यू फ्लूइड, राइट। इस उत्तकीय द्रव के साथ साथ इस बीच वाले पोर्शन को हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट भी नाम देते हैं,
सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, ये बीच वाला यहाँ वाला भाग। ऑलराइट, तो हमने बोला कि एसिटाइलकोलिन यहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ चुका है। अब इस एक्शन पोटेंशियल को इन्हें कहाँ लाना है, यहाँ। पहले पूरी क्या थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में थी क्योंकि पॉजिटिव भाग था, लेकिन अब यहाँ क्या आ चुका है, एक्शन पोटेंशियल, जिसको इन्हें कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पर, ताकि इस चीज का, इस भाग का क्या हो सके, ये तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल में है और ये यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर उपस्थित है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर -70 MV है, यहाँ पर +30। अब इसको इन्हें क्या करना है, आगे पहुंचाना है। यही हमने पढ़ा था, कंडक्शन इसी तरह होता है। तो इसको इन्हें आगे पहुंचाना है, इसके लिए ये क्या करेंगे, ये जो एसिटाइलकोलिन है, इनकी जो आशय है, इन्हें रिलीज करेंगे। अब रिलीज कैसे होगा, यहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड है, यहाँ से कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि कैल्शियम गेट्स प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम के लिए गेट्स उपस्थित होंगे, या कैल्शियम बाइंडिंग सब्सटेंसेस यहाँ प्रेजेंट होंगे। उन सब्सटेंसेस के द्वारा कैल्शियम बाहर से टिश्यू फ्लूइड से अंदर की तरफ आएगा बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम इनफ्लक्स, बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर आ रहा है। और ये कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक ट्रिगर की तरह वर्क करेंगे, राइट, ट्रिगर की तरह कार्य करेंगे। और ट्रिगर की तरह कार्य, मतलब विमोचक की तरह कार्य करके क्या करेंगे कि एसिटाइलकोलिन को यहाँ वॉल तक लेकर आएंगे, ये जो नीचे की तरफ सरफेस है यहाँ तक लेकर आएंगे और फिर इन्हें यहाँ तक लाकर बाहर की तरफ रिलीज करवा देंगे। मतलब फिर स्ट्रक्चर हम इस तरह से देख पाएंगे कि यहाँ पर एसिटाइलकोलिन इस तरह से आशय के द्वारा बाहर रिलीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे नीचे वाली डेंड्राइट पे इसके कुछ ग्राही रिसेप्टर्स जैसे रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो उस रिसेप्टर इन एसिटाइलकोलिन से बाइंड करते हैं, क्योंकि बाहर रिलीज हो रहा है तो कोई ना कोई तो होगा लेने वाला एसिटाइलकोलिन को, तो वो रिसेप्टर्स इसके द्वारा ले लेंगे। अब क्या होगा, क्योंकि रिसेप्टर्स ने ले लिया है तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दैट मींस ये जो है, ये वाला भाग डीपोलराइज हो जाएगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो गया और ये वाला भाग एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चेंज हो गया, पहले पॉजिटिव था अंदर, अब वापस से बाहर पॉजिटिव आ गया। तो इसका जो एक्शन पोटेंशियल था वो यहाँ तक भेज दिया गया। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब -30 की जगह वापस -70 आ जाएगा और एक्शन पोटेंशियल की जगह यहाँ पर आ जाएगा, एक्सचेंज में क्या आएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, पुनः ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने इसको यहाँ तक भेजा, जिसके कारण यहाँ पर एक चेंज उत्पन्न हुआ और उस चेंज के कारण क्या हुआ, यहाँ पर हमारा आ गया। और अब यहाँ से आगे तो कैरी हो ही जाएगा, सिर्फ साइनेप्स में ही तो दिक्कत आ रही थी, एक्सॉन तो वैसे भी हम कैरी करते ही हैं। एक्सॉन वाले भाग में तो हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जो होती है वो किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ती है, तो सिर्फ साइनेप्स में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ का एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा, ये वापस से कहाँ पर आ जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। फिर यहाँ का एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा, डीपोलराइज हो जाएगा, वापस से रेस्टिंग स्टेज में आते जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिसेप्टर्स की बात हो गई, एसिटाइलकोलिन की बात हो गई, ठीक है।
एसिटाइलकोलिन अब यहाँ पर उत्तकी द्रव में उपस्थित है, क्योंकि सिग्नल आगे भेजने के बाद ये यहाँ से रिमूव होकर इस उत्तकी द्रव में इकट्ठे हो जाते हैं। सिग्नल भेज दिया, इनका काम हो गया, अब ये उत्तकी द्रव में आकर इकट्ठे हो जाते हैं, सिनेप्स में यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन एसिटाइलकोलिन को जो है इनको रिमूव करना भी जरूरी हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर इनको रिमूव करने के लिए एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। ठीक है, एस्टरेज एंजाइम है, इसका मतलब ये क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन पे वर्क करके इसे तोड़ेगा, स्मॉल इसके जो सेगमेंट्स होंगे उनमें कन्वर्ट करेगा। तो एसिटाइलकोलिन एज सच नहीं रहेगा, इसके स्मॉल यूनिट्स पे ये कन्वर्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा। उत्तर की तरफ से एसिटाइलकोलिन के जितने भी आशय थे, एसिटाइलकोलिन जितना भी प्रेजेंट था वो वहाँ से गायब हो जाए। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं कि हमने बोला सिनेप्स फैटीग जो हो रही है वो किस अवस्था में होती है, यहाँ पर कि जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर है, आगे ट्रांसमिशन कर चुके हैं तो फिर भी यहाँ प्रेजेंट है और अभी तक एस्ट्रेज ने यहाँ पर वर्क नहीं किया। तो एस्ट्रेज जब तक यहाँ वर्क नहीं करेगा तब तक ये गायब नहीं होंगे और दूसरा एसिटाइलकोलिन का सिग्नल इन्हें नहीं मिल पाएगा। तो तब तक जब तक ये खत्म नहीं हो जाते तब तक का टाइम जो होता है उसे कहलाता है कि नर्व या फिर हम बोल सकते हैं सिनेप्स फैटीग। ठीक है, ये सिनेप्स की शांति है, अभी वो रेस्ट पर है, जैसे ही ये मेम्ब्रेन कर देगा तो दूसरा सिग्नल आने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। ठीक है, और हम ये जो बोल रहे हैं एक्शन पोटेंशियल जो ट्रांसफर होता है वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर 0.5 मिली सेकेंड्स में होता है, बहुत कम समय के अंदर बहुत जल्दी यहाँ पर ट्रांसफर होता है और चेंज होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है केमिकल के थ्रू, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं केमिकल ट्रांसमिशन या केमिकल कंडक्शन। राइट, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एसिटाइलकोलिन की, तो एसिटाइलकोलिन जो है वो यहाँ पर एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क कर रहा है, जिसको हम न्यूरो हार्मोन भी बोलते हैं या फिर न्यूरो ह्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो सिनेप्स जहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा उन्हें हम बोलते हैं कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक कि एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन कर रहे हैं या उनको बना रहे हैं। और जहाँ पे नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन रिलीज होता है, एड्रेनालिन प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन मींस एड्रेनल का सिक्रीशन या एड्रेनल का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से न्यूरोह्यूमर्स, न्यूरोहॉर्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स तीन नाम होते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है न्यूरोहॉर्मोन के नाम बताइए, तो हम बोलेंगे एसिटाइलकोलिन। न्यूरोह्यूमर का नाम बताइए, एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए, तो वो भी क्या है, एसिटाइलकोलिन। पर क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के बाद सर्च किए गए हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो ये इनकी एग्जाम्पल हैं नॉरएपिनेफ्रिन, जिसे हम किस नेम से भी जानते हैं, नॉरएड्रेनालिन के नाम से, एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये तो हो गया एसिटाइलकोलिन। ठीक है, इसी के साथ इंसुलिन। ऑलराइट, ये सभी न्यूरोह्यूमर्स के थे। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कुछ इनहिबिटर न्यूरोह्यूमर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनहिबिटर न्यूरोह्यूमर्स
काम क्या है, न्यूरो ट्रांसमिशन का, राइट। तो इनहिबिटर न्यूरोह्यूमर क्या करेंगे, जो हॉर्मोन्स या ये जो एसिटाइलकोलिन है आगे की तरफ ट्रांसमिशन कर पा रहा है, ये इनहिबिटर न्यूरोह्यूमर्स ट्रांसमिशन को रोकते हैं, उसे इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण सिनेप्स वाले भाग में आगे की तरफ ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा। और इनहिबिटर न्यूरोह्यूमर्स में हमारे एग्जांपल्स आते हैं ग्लाइसिन एंड गाबा। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, जो गामा से ब्रेन के इंटर न्यूरॉन्स से रिलीज किया जाता है। तो ये दो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो इनहिबिटर की तरह कार्य करते हैं, संप्रेषण को आगे की तरफ जाने ही नहीं देते और उन्हें वहां पर रोककर रखते हैं, राइट। वहीं अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की, तो ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है इसमें हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल के बेसिस पर ही चेंज हो रहा है। जैसा कि एक्सॉन में हम चेंज देखते हैं, एक्सॉन भाग में जैसा हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स हैं, ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनके बीच में गैप कम होता है। यहाँ पर हम बोलते हैं गैप अच्छा खासा होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं उस गैप में, लेकिन यहाँ हम मान के चलते हैं कि जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट बहुत कम होती है, बहुत लो, बहुत स्मॉल स्पेस होती है, या फिर हम बोलते हैं कि स्पेस होती ही नहीं है, स्पेस इज नॉट अवेलेबल, कोई गैप होता ही नहीं है। दोनों जो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है एक दूसरे को टच करके रखते हैं, तभी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाता है। और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में जब हम बात करते हैं तो किस तरह का ट्रांसमिशन होगा, जैसे ये हमने बोला प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये वाले जो है यहाँ पर सपोज अटैच होगी यहाँ से, ये डेंड्राइट वाली मेम्ब्रेन पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं गैप होता ही नहीं है, ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है, पहले रेस्टिंग में थे, एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल में पॉजिटिविटी अंदर थी और नेगेटिव बाहर थे, प्लस 30 मिली वोल्ट। यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल था, मींस -70 MV के आसपास था, पॉजिटिव राइट, ठीक है, इस तरह से था। तो क्या हुआ यहाँ पे मेम्ब्रेन्स क्योंकि पास पास है तो इजीली एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज हो जाएगा, -70 में आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगी, यहाँ आने के बाद ये चीज और आगे जाएगी और ये डीपोलराइज हो जाएगा, फिर वो चीज और आगे जाएगी, फिर डीपोलराइज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आगे के आगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता रहता है, जहाँ कोई भी केमिकल का रोल नहीं है, कोई भी रसायन यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। तो इस तरह से हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला केमिकल, जो केमिकल की प्रेजेंस में हो रहा है, केमिकल है एसिटाइलकोलिन, उसके कारण हो रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो पोटेंशियल के बेसिस पर हो रहा है, जहाँ किसी भी केमिकल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केमिकल वहाँ यूज ही नहीं हो रहा और इजीली साइनेप्स के थ्रू वहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात सिर्फ और सिर्फ साइनेप्स भाग की ही करते हैं। वहीं अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हम रैबिट्स की बात करेंगे तो रैबिट्स में अलग होगा, तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल वेरी कर सकता है, किसी में -71 हो सकता है, किसी में -76 हो सकता है, किसी में -74 MV हो सकता है।
तो ये डिफर करता है जंतु टू जंतु, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये वेरी कर सकता है, राइट। और अगर हम खाली हमारे पास आता है ऑप्शन क्वेश्चन कि आप नॉर्मली ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बताइए, तो वो हमने पहले डायग्राम में पढ़ा था, उसको डिटेल में बताएंगे। और जब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पूछा जाता है तो ये हम दोनों टाइप का ट्रांसमिशन बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। और ये साइनेप्स का डायग्राम बनाना भी ज़रूरी है और शो करना ज़रूरी है कि ये साइनेप्स है और ये डेंड्राइट भाग है और ये टर्मिनल भाग है, टर्मिनल नर्व है एक्सॉन की, ठीक है। तो इस तरह से इस वे से हम एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, राइट। ऑलराइट, हम पढ़ रहे थे अभी तक हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में कि साइनेप्स में जो साइनेप्स भाग होता है वहाँ पर कैसे संप्रेषण या नर्व इम्पल्स आगे कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं न्यूरॉन्स की वो किस प्रकार होती है। तो क्योंकि हमने रिफ्लेक्स एक्शन बोला है तो यहाँ पर एक आर्च का निर्माण होता है, एक चाप बनती है जिसे हम रिफ्लेक्स आर्च या रिफ्लेक्स चाप भी बोल सकते हैं, प्रतिवर्ती चाप, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास बॉडी में क्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, जिन्हें हम वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री नाम देते हैं। कि कुछ क्रियाएं होती हैं जो ऐच्छिक होती हैं, जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मसल्स का यहाँ मूवमेंट करना है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर है, हमारी चेतना पर निर्भर है, हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है उस पर ये चीज़ निर्भर करेगी। वहीं अगर हम इनवॉलेंट्री की बात करें तो इसका कॉन्शियसनेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ऐसी क्रियाएं हैं, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें हार्ट बीट की, तो हार्ट बीट को हम अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते हैं या अपनी इच्छा से बढ़ा नहीं सकते कि हमारी इच्छा हुई हमने बोला बढ़ जा, नहीं है ऐसा पॉसिबल, ठीक है। तो कुछ क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी चेतना पर निर्भर नहीं है, हम एक तरह से हम बोल सकते हैं वो ऑटोमेटिक हैं, स्वचालित हैं, तो उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो इनवॉलेंट्री क्रियाओं पर ही वर्क करते हैं और यहीं पर एक आर्क नुमा आकृति का निर्माण तक चाप बनता है, राइट। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम इन्हें बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप की एक्टिविटीज जो स्वचालित होती है। नॉर्मली जब हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्स एक्शन को एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया था और उनका नाम है मार्शल हॉल, ठीक है। इन्होंने रिफ्लेक्स एक्शंस को एक्सप्लेन किया था। इन्हीं के साथ एक और साइंटिस्ट हैं बेस्ट एंड टेलर, ठीक है। इन्होंने मिलकर काम किया था, इसलिए हम इनको बेस्ट एंड टेलर साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। इनका अलग अलग साइंटिस्ट हैं ये तो, राइट। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने रिफ्लेक्स एक्शंस को एक्सप्लेन किया तो यही कहा कि रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो एक प्रकार के ऑटोमेटिक एक्शंस हैं, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज हैं, स्वचालित क्रियाएं हैं जिनके द्वारा एक चाप का, एक आर्क का निर्माण, आर्कनुमा जो आकृति होती है उसका निर्माण होता है, ठीक है, वो फॉर्म होती है। वहीं अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो बेस्ट एंड टेलर ने ये भी एक्सप्लेन किया कि ये जो आर्कनुमा आकृति बन रही है ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेरुरज्जु
स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। ठीक है, ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा होता है वहां पर इसका फॉर्मेशन होता है। राइट, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में देखी जाती है। ऑलराइट, तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड का भाग उपस्थित है। यहाँ पर हम बोलेंगे स्किन के रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट। जिन्हें हम सेंसरी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। रिसेप्टर कोशिकाएं उपस्थित रहेंगी। ऑलराइट, अब इसी में अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर उपस्थित हैं मसल कोशिकाएं, मांसपेशी। muscle cells. Right? यहां से क्या होता है? दो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर हम न्यूरॉन्स देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मैकेनिज्म वर्क करता है।
प्रकार की आर्क का निर्माण हो रहा है, चापनुमा आकृति का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, नॉर्मली अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये स्किन रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे रिसेप्टर होता है। ठीक है, यहाँ से अगर संवेदांग आते हैं, स्टिमुलस आते हैं, तो स्टिमुलस जो होते हैं, उद्दीपन जो होते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। किसके द्वारा आएंगे? स्पाइनल कॉर्ड तक, सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा। और फिर यहाँ पे बीच में कुछ कनेक्टिंग न्यूरॉन्स हैं जिन्हें हमने इंटरन्यूरॉन्स नाम दिया है। ये इंटरन्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़कर रख रहे हैं, और फिर मोटर न्यूरॉन्स से स्टिमुलस जो है, इम्पल्सेस जो में जाएंगी और मसल सेल्स तक चली जाएंगी, जिसके कारण मसल सेल्स में जाते ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं। राइट, इस प्रकार की चीजें हैं। और ये एक प्रकार का इनवॉलेंटरी एक्शन ही है कि कोई चीज हमें चुभ रही है तो सेंस गया स्पाइनल कॉर्ड तक और हमने अपना हाथ रिमूव कर लिया। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि चुभ रहा है तो भाई चुभने दो। ठीक है, हम अपनी इच्छा से उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि चुभ रहा है, तो कि निडल अगर हमें चुभ रही है सुई तो कोई बात नहीं, अपना हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाता है। दैट मींस उस एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एक्शन में हम रिफ्लेक्स आर्क को देखते हैं। राइट, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 5 टाइप्स में हम इस रिफ्लेक्स आर्क को स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें तो होगा सेंसरी सेल्स। नंबर 2 अगर हम बात करें एफरेंट न्यूरॉन्स। नंबर 3 अगर हम बात करें तो इंटर न्यूरॉन्स। नंबर 4 अगर हम बात करें तो इफरेंट न्यूरॉन्स। और नंबर 5 अगर हम बात करें तो हमारा होगा इफेक्टर ऑर्गन। राइट, इस तरह से हम 5 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। सेंसरी सेल्स की अगर बात करेंगे तो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट कहाँ होंगे? कहीं स्किन पर, आईज में, बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे। अब ये सेंसरी सेल्स उद्दीपन को कहीं से भी ला सकते हैं, चाहे बाहर के एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लाएं या अंदर के इंटरनल एनवायरनमेंट से लाते हैं। बॉडी के अंदर से भी स्टिमुलस आ सकते हैं और बाहर से भी स्टिमुलस या उद्दीपन आ सकते हैं। तो इनका कार्य होता है उद्दीपन को लेकर आना। राइट, स्टिमुलस को लेकर आना। अब लेकर कहाँ तक आते हैं? ये एफरेंट न्यूरॉन्स तक। एफरेंट न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स की तरह होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सेंसरी सेल्स को इंटर न्यूरॉन्स पर। राइट, इंफॉर्मेशन को इस तरह से ट्रांसमिट करते हैं। राइट, अब हम अगर एफरेंट न्यूरॉन्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं ये डॉर्सल भाग में जो पृष्ठ भाग होता है वहां पर ये उपस्थित रहते हैं और डॉर्सल रूट गैंग्लियों में ये पाए जाते हैं। डॉर्सल साइड में जो रूट गैंग्लियन होता है वहां पाए जाते हैं, प्लस इनकी उपस्थिति ग्रे मैटर में देखी जाती है। हमने बनाया था बीच वाला हिस्सा जिसको हमने डॉटेड मार्क किया था। दैट मींस वो ग्रे मैटर था पूरा, जहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? एक्सॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी व्यवस्थित रहेगी। राइट, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरन्यूरॉन्स को। इनको हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं क्योंकि इनका कार्य है जोड़कर रखने का। ठीक है, एसोसिएशन करते हैं ये इनका और एक।
चलिए नेक्स्ट, तो इफरेंट न्यूरॉन्स का कार्य क्या होगा, उस स्टिमुलस को कहाँ तक ले जाना, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक लाना। एफरेंट तो वहां तक ला रहे थे स्पाइनल कॉर्ड तक, अभी क्या करेंगे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ लेकर जाएंगे ऑर्गन तक। ठीक है, ये भी प्रेजेंट कहाँ होता है, ग्रे मैटर में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्रे मैटर में वेंट्रल सरफेस पर अधर सतह जो होती है वहां पर वेंट्रल हॉर्न आकृति होती है, वहां पर ये व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए हम इन्हें दूसरा नाम देते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। वही बात करेंगे इफेक्टर ऑर्गन की, तो इफेक्टर ऑर्गन कुछ भी हो सकता है जहां तक ये स्टिमुलसेस, ये जो नर्व इंपल्सेस हैं आती हैं, चाहे वो स्किन हो चाहे वो मसल्स हो, जो हमें मूवमेंट करा रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं एक तरह से पोजीशन को, उसे हम बोलेंगे इफेक्टर ऑर्गन, जिसमें क्रियाएं देखी जा रही है इस न्यूरॉन के आने से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर वर्किंग चलिए, तो हम बोल सकते हैं जब स्टेप बाय स्टेप हम लिखें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सबसे पहले सेंसरी या रिसेप्टर सेल्स आते हैं। रिसेप्टर सेल्स में स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस के बाद ये जाती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स पे, सेंसरी न्यूरॉन्स से आगे कंडक्शन होता है इंटर न्यूरॉन्स पे, इंटर न्यूरॉन्स से आगे कंडक्शन होता है तो ये जाती हैं मोटर न्यूरॉन्स पे, राइट, और मोटर न्यूरॉन्स से आगे कंडक्शन होता है तो ये स्टिमुलस आ जाते हैं मसल्स तक एंड देन मूवमेंट करते हैं। ये मसल को मूव करवाएंगे जिसके कारण हमारा हैंड रिमूव कर रहे हैं हम वहां से। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्स आर्क जो होती है वो वर्क करती है। अब रिफ्लेक्स आर्क को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, एक होता है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है, ये दो प्रकार के रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं। जब हम मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो मोनो का मतलब ही हुआ सिंगल, एकल रिफ्लेक्स वहां से जा रहा है, जिसका मतलब हुआ कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो मोटर न्यूरॉन्स को डायरेक्टली कनेक्ट करके सिंगल प्रेजेंट हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, और सिंगल स्टेज में ही ये आगे नर्व को, इम्पल्स को आगे ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से वापस इफेक्टर ऑर्गन। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो होता है, नाम से पता चल रहा है पॉली मीन्स बहुत सारे, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का जटिल संरचना हो सकती है, जहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि सेंसरी न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट तो करते हैं लेकिन उनके बीच में इंटर न्यूरॉन्स भी व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए हम इसे बोले पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। मींस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ कंबाइन हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस की, और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स और दूसरा है कंडीशनल रिफ्लेक्स। अनकंडीशनल का अर्थ हुआ कि यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है जिसके कारण रिफ्लेक्स एक्शन हम देख रहे हैं।
प्रतिवर्ती क्रिया जो हम देख रहे हैं वो किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता, राइट। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स को हम क्योंकि कंडीशन पे नहीं है तो हम बोल सकते हैं बाय बर्थ है, ठीक है, जन्म से ही ये प्रेजेंट है और इसी के साथ ये हेरिडिटरी भी है, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता है। अगर पेरेंट्स में है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बेबीज में भी इस प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शंस प्रेजेंट रहेंगे। दो कैरेक्टर हुए इसके कि जन्म से प्रेजेंट बाय बर्थ ही वहां पर उपस्थित है और हेरिडिटरी भी है कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन ये होंगे। तो पेरेंट्स में देखे जाएंगे, ऑफस्प्रिंग्स में, ऑफस्प्रिंग्स के ऑफस्प्रिंग्स में भी देखे जाएंगे और उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी देखे जाएंगे। मींस ये एक के बाद एक जनरेशन से ट्रैवल करते हुए हर जनरेशन में जाते, ईच एंड एवरी जनरेशन में ये ट्रांसफर होते, राइट। अब अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो इसके एग्जाम्पल्स को अगर हम लेते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास आएंगे, सपोज ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है। नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि बाहर से कोई भी एक रेत का कण, मिट्टी का जो पार्टिकल है वो अगर हमारी आईज को टच करता है, छूते ही क्या होगा, हम हमारी पलकों को झपका लेते हैं। जैसे कोई पार्टिकल बाहर से टच करता है हम अपने आप को, अपनी आईज को ब्लिंक कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उस एक्शन को। उस एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस कंट्रोल करता है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली वहां पर ब्लिंकिंग हो। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लिंकिंग के अलावा स्नीजिंग या कफिंग, ठीक है, कि हम छींक रहे हैं तो छींक जो होती है, अगर बाहर का कोई मिट्टी का कण हमारे नाक में जाता है तो हम ऑटोमेटिकली छींकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के छींक रहे हैं या हम उस एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो किसी कंडीशन पर नहीं है, ये बेस्ड मोस्टली यहाँ पर ऑटोमेटिक चीजें होती हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है उसमें कैसी गति होती है, पेरिस्टाल्टिक क्रमाकुंचन गति जो होती है वो क्या है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइजेशन जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी जो हार्ट बीट है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, हम नहीं रोक सकते हार्ट बीट को। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, राइट। अब कंडीशनल रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो क्रियाएं हैं बाय बर्थ नहीं होती, इन्हें हम लर्न करते हैं, इन क्रियाओं को लर्न किया जाता है। और सेकेंडली ये हेरिडिटरी बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होंगी ही हो सकता है किसी पेरेंट में ये चीज प्रेजेंट हो और आगे अगर हम बात करेंगे उसके ऑफस्प्रिंग की तो वहां पर ये अनुपस्थित भी हो सकती है। तो हेरिडिटरी नहीं है, लर्न कर रहे हैं, बचपन से भी प्रेजेंट नहीं, तभी हम उसे लर्न कर पा रहे, तो बाय बर्थ भी नहीं। अब जब भी कंडीशनल रिफ्लेक्स की बात करें, मतलब किसी न किसी कंडीशन पर ये एक्शन होता है, कोई ना कोई कंडीशन वहां पर होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे इवेन पेवलोव, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के ऊपर, ठीक है। उन्होंने एक डॉग को रखा और उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पर क्योंकि हम सलाइवा जो सिक्रीशन है हमारी बॉडी में, क्योंकि ग्लैंड्स में से जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं या फिर ग्लैंड से जो भी एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे हैं वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में आते हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे कंट्रोल कर रहा है, हम कंट्रोल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम रोक लें तो सलाइवा जो है वो हमारे माउथ से आएगा ही नहीं, ठीक है, सिक्रीट ही नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा
कि नॉर्मली अनकंडीशनल रिफ्लेक्स के अकॉर्डिंगली स्मेल की वजह से या टेस्ट की वजह से सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने एक डॉग को फूड दिया, ठीक है, उसे स्मेल भी गई और उसको टेस्ट भी आया, तो उस स्मेल की वजह से उसने सलाइवा को सिक्रीट किया, लार का जो हम बोल सकते हैं सिक्रीशन हुआ, राइट। और इस खाने के साथ साथ वो रोज बेल भी बजाते, घंटी बजाते थे और फिर उसे खाना देते थे। तो कंटिन्यूअसली उन्होंने ये चीज़ बहुत दिनों तक करी, तो क्योंकि फूड भोजन की जो स्मेल थी वो बहुत अच्छी थी, उस कारण से डॉग्स में सलाइवा सिक्रीशन हुआ और वो उसे जल्दी से खाने आ जाते थे। लेकिन उन्होंने इस एक्टिविटी को रिपीट करने के बाद क्या किया कि एक दिन बेल बजाई, फूड को लाई ही नहीं, ठीक है, फूड उसके आसपास ही नहीं आया, ना उस डॉग तक फूड की स्मेल गई, ना उस डॉग तक फूड का टेस्ट गया। तो उसके कारण क्या हुआ, सिर्फ बेल बजाने से भी डॉग में सलाइवा का सिक्रीशन ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये एक प्रकार का कंडीशनल रिफ्लेक्स है कि कंडीशन उस डॉग के लिए क्या बन चुकी थी, बेल, घंटी की वजह से उसे पता था भोजन आएगा ही आएगा, तो पहले ही उसका सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता था, भले ही उस तक स्मेल पहुंचे या उस तक टेस्ट पहुंचे या नहीं। तो यहाँ पर बेल एक कंडीशन की तरह वर्क कर आगे कंडीशनल रिफ्लेक्स को प्रॉपर्ली कंटेन करती है। तो ये डिफरेंस है अनकंडीशनल एंड कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशनल रिफ्लेक्स में हम ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं कि यहाँ पर जैसे सपोज हमारी यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, सुई चुभी और हमारा मूवमेंट गया, हमने हाथ को रिमूव कर लिया, कि एक कंडीशन थी, हमने पहले से इस चीज को सीखा, ये तो सीखी सिखाई चीज थी, ये हमने पहले से देखा और ऑलरेडी हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुई के चुभते ही हमें पता चल गया कि ये ठीक है। लेकिन अगर हम कंडीशनल रिफ्लेक्स में इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमें दूर से ही सुई दिखी तो भी हम उस तक हाथ नहीं ले जा रहे, कंडीशन पहले ही बन चुकी है, हमने लर्न कर लिया है इस चीज को, इसलिए अब हम उस तक हाथ ले जाते ही नहीं है कि बाई चांस अगर हाथ भी लग गया तो वो हमें चुभे। ठीक है, ये वही बात हो गई कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ऑलरेडी सुई देख के ही दूर रहेंगे, ना हम उसको टच करेंगे, गलत तरीके से टच नहीं करेंगे कि आगे पॉइंटेड एंड से टच कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्शन, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। कंट्रोल किस तरह से होता है, कंट्रोल हमारे ब्रेन के पार्ट द्वारा ही होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ही कंट्रोल करता है। इसके नीचे हमारा भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां पर बहुत सारे ऐसे केंद्र और सेंटर्स उपस्थित रहते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम फर्स्ट सेंटर की बात करें तो वहां रेस्पिरेटरी सेंटर होगा, सलाइवेटरी सेंटर होगा, अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा था वैसोमोटर वाला कि वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होगा और वैसो डायलेटर भी होगा। ठीक है, इस तरह से दो प्रकार के सेंटर्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं और नर्व्स जब हम बोलेंगे वैसोमोटर जो है वो एक प्रकार का सेंटर वहां पर उपस्थित है। कार्डियक सेंटर प्रेजेंट
रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे सेंटर इस भाग में उपस्थित रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसको मूवमेंट करवाएगा, या तो उसमें रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करेगा या लोअर डाउन करेगा। तो थोरेसिक सेगमेंट जो है हमारा, लंग्स जो है हमारे, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो हम बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर एक तरह से रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करके, नियमित करके रखता है कि जब कम हो गई तो बढ़ा रहा है और डिक्रीज कर रहा है। सलाइवेटरी सेंटर क्या करेगा, सलाइवा का सिक्रीशन कराएगा। वैसोमोटर सेंटर जो है वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में या तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा कि वो बिल्कुल से जुड़ जाए, या फिर डायलेशन करवाएगा, उनमें फैलाव हो जाए। ऐसे कार्डियक सेंटर क्या करवाएगा, हार्ट बीट रेट को कंट्रोल करेगा। अगर कार्डियक एक्टिवेटर है दैट मींस कि हार्ट बीट्स वहां पे क्या की जाएंगी, इंक्रीज करवाई जाएंगी। और अगर कार्डियक इनहिबिटर है तो वही हार्ट बीट को क्या करवाया जाएगा, रिड्यूस करवाया जाएगा। तो इस तरह से वहां पर हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग कंट्रोल करके रखता है, और इसी भाग के द्वारा चीजें कंट्रोल होती है।